अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी में आज हमारा 7th लेक्चर है चैप्टर 2 होम्योस्टेसिस का। और आज का टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी कैसे काम करता है। आप इसी टॉपिक को फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो दरअसल नेफ्रॉन ही होता है। किडनी का सबसे छोटा यूनिट जो काम कर रहा होता है वो नेफ्रॉन होता है। तो हम नेफ्रॉन को अगर समझ लें उसके काम को, तो हमें किडनी का फंक्शन समझ आ जाएगा। दरअसल बेसिक फंक्शन तो किडनी का है, फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाना। ये आप पिछले लेक्चर्स में सुन चुके हैं कि यूरिन जो है पेशाब को कहते हैं और खून में से बेकार मादे निकाल कर यूरिन बनाया जाता है। अब 3 स्टेप्स में ये काम होता है यूरिन फॉर्मेशन का। पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरे स्टेप का नाम होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अब हम पहले पहला स्टेप पढ़ते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो बच्चों प्रेशर का मतलब होता है दबाव, ठीक है, और फिल्टर का मतलब होता है छानना, किसी चीज़ को फिल्टर करना। दबाव के तहत, प्रेशर के तहत किसी, जैसे आप चाय को फिल्टर करते हैं, आप एक छलनी यूज़ करते हैं, उसके अंदर चाय डालते हैं तो चाय फिल्टर हो जाती है। ऐसे ही ब्लड को फिल्टर किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। तो ब्लड फिल्टर थ्रू ग्लोमेरुलस इनटू बुमेन कैप्सूल। अब बात समझनी है आपने गौर से कि ब्लड जो है सबसे पहले वो रेनल आर्टरी के ज़रिए से आ जाता है बेटा, किसमें, रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड ने आना है आर्टरियोल्स में, यानी कई छोटी छोटी आर्टरियोल्स में, और कई फिर जो छोटी छोटी आर्टरियोल्स है उनके आखिर पे आ जाता है ग्लोमेरुलस। तो फाइनली जो ब्लड किडनी में दाखिल होता है वो छोटी छोटी नालियों के अंदर आ जाता है, वहाँ से फिर फाइनली ग्लोमेरुलस में आ जाता है। अब ये आपके सामने ग्लोमेरुलस है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो उसमें सुन लीजिए कि ग्लोमेरुलस दरअसल एक खून की नालियों का गुच्छा होता है। अब इधर से ब्लड इसके अंदर आया, अब इस गुच्छे के अंदर ब्लड आ गया। ब्लड का यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पे ये जो इसके पीछे कप शेप स्वेलिंग है, आपको याद होगा, इसका नाम है बुमेन कैप्सूल। ये पीछे वाली चीज़ है बुमेन्स कैप्सूल, और सामने जो नालियों का ये गुच्छा है इसका नाम है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड फिल्टर होके आ जाएगा किसमें, बुमेन कैप्सूल में। अब क्या चीज़ें फ़िल्टर होगी, ब्लड के अंदर जो भी छोटी चीज़ें होंगी ना, वाटर वगैरह, सॉल्ट वगैरह, वो फिल्टर हो जाएंगे। तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। इस स्टेप में वाटर भी फिल्टर हो जाता है, सॉल्ट भी, और कई यूज़फुल चीज़ें भी, जैसे ग्लूकोज एक यूज़फुल मॉलिक्यूल है, ये भी फिल्टर हो जाता है, यूरिया भी। यानी ये सारी चीज़ें फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाती हैं, फिर यहाँ से ये पहुँच जाती है रेनल ट्यूब्यूल में। तो अब याद रखें कि रेनल ट्यूब्यूल के अंदर कई यूज़फुल चीज़ें भी आ चुकी हैं, कई वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया वगैरह भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप का नाम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि री का मतलब होता है दोबारा, एब्जॉर्प्शन यानी दोबारा से जज़ब करना। और जो वर्ड सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव का मतलब होता है मतलब मखसूस, आप कह लें सेलेक्टिव से मुराद है मखसूस। तो कुछ मखसूस चीज़ों को दोबारा से वापस जज़ब करना है। अबाउट 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू ब्लड। एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। यहाँ पे जो चीज़ें फ़िल्टर होके यहाँ तक आ गई बुमेन कैप्सूल में, यानी कि ये सारी चीज़ें फ़िल्टर हुई थी, इस सारे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या करना है, 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, उसको दोबारा से 99% यानी कह ले कि तकरीबन ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो चीज़ें उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है इनटू ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो खून की नालियाँ है वहाँ से ब्लड चीज़ों को दोबारा से जज़ब कर लेता है। दिस स्टेप इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब कौन कौन सी चीज़ें जज़ब होगी, इसके लिए आप ये वाली डायग्राम देखें। ये बुमेन कैप्सूल है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुँच गया,
अब ये सबसे पहला बलदार हिस्सा आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल, पीसीटी मैंने लिखा है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड, यानी पहला बलदार हिस्सा। तो यहाँ से सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन होती है बच्चों सॉल्ट की और ग्लूकोज की। सम सॉल्ट थोड़ा सा जज़ब किया जाता है प्रॉक्सिमल से, ग्लूकोज तकरीबन सारे का सारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्ब ये किसने किया, यहाँ पे इर्द गिर्द खून की नालियाँ होती है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है इन चीज़ों को। अब रीअब्जॉर्प्शन के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कभी कभी डिफ्यूजन के ज़रिए से रीअब्जॉर्प्शन होती है। डिफ्यूजन से मुराद होता है मॉलिक्यूल्स का कम से ज़्यादा की तरफ जाना। कभी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करनी पड़ती है, ऑस्मोसिस भी करनी पड़ती है। ये सारे प्रोसेसेस आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो सॉल्ट रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो सॉल्ट रीअब्जॉर्ब किया जाता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किया जाता है। एंड वाटर फॉलोज देम बाय ऑस्मोसिस, इसी तरह यहाँ पे कुछ वाटर भी रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब इस बात का मतलब ये है कि पहले जब आप सॉल्ट निकाल देंगे ना, फर्ज कर ले ये आपके पास एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन अंदर से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, यानी गाढ़े से मुराद इसके अंदर पानी भी है और इसके अंदर सॉल्ट वगैरह भी मौजूद है। अगर आप इसमें से सॉल्ट को निकाल लें, अब क्या हुआ, सॉल्ट निकल गया ना, तो सॉल्ट निकल गया, ब्लड के अंदर सॉल्ट आ गया, ब्लड आपका अब हो गया गाढ़ा और ये सोल्यूशन क्या रह गया, पतला। तो इस वजह से पानी जो है वो हमेशा गाढ़े सोल्यूशन की तरफ आता है, तो पानी खुद ब खुद यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी वाटर का एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ आ जाना। तो यही बात उसने की है कि पहले सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फिर वाटर फॉलोज, फिर वाटर ने खुद ब खुद उस सॉल्ट का पीछा किया, यानी पानी भी काफ़ी सारा रीअब्जॉर्ब हो गया। फिर जो लूप ऑफ हेनले आ जाता है, लूप ऑफ हेनले आपको पता है ये जो यू शेप का हिस्सा है, लूप ऑफ हेनले के ना दो हिस्से होते हैं। एक लूप ऑफ हेनले का ये हिस्सा जो नीचे की तरफ जिसमें फिल्ट्रेट जा रहा है, एक ये वाला जो ऊपर की तरफ है। अच्छा, जो हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसका नाम होता है डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग मीन नीचे आना, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब पहले उसने ये बात की है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डिसेंडिंग में क्या होता है, यानी ये डिसेंडिंग है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। और असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ये असेंडिंग है, तो यहाँ से किस चीज़ को अब्जॉर्ब किया जाएगा, सॉल्ट को। तो ये सारा अमल अभी तक हम पढ़ रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में यानी ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लिया गया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, वाटर को ज़्यादातर अब्जॉर्ब किया गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और सॉल्ट को अगेन रीअब्जॉर्ब किया गया जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। इसी तरह जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वहाँ से अगेन वाटर को रीअब्जॉर्ब किया गया। तो इसी वजह से, क्योंकि आप देखें रीअब्जॉर्प्शन काफ़ी सिलेक्टिव सी है, किसी जगह पे किसी चीज़ को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, किसी पे किसी को, तो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तकरीबन 90% चीज़ें दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप हम विच इज़ ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर यानी कि ट्यूब्यूलर से मुराद है यहाँ पे हमारी रेनल ट्यूब्यूल, और सेक्रीशन से मुराद होता है किसी चीज़ को सेक्रीट करना, यानी किसी मॉलिक्यूल को खारिज करना। इस स्टेप में ये थर्ड और लास्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। डिफरेंट आइंस सच एज क्रेटिनिन, क्रेटिनिन जो है ये हमारे मसल के अंदर पैदा होता है, मसल के अंदर क्रेटिनिन, डिफरेंट आइंस सच एज क्रेटिनिन एंड यूरिया आर सेक्रीटेड फ्रॉम ब्लड, खून से सेक्रीट किया जाएगा इनटू फिल्ट्रेट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। यानी ये स्टेप एग्जैक्टली उलट है प्रेशर फिल्ट्रेशन के। आप ये समझ ले ये रेनल ट्यूब्यूल है, ये सारी जो है ये लूप ऑफ हेनले आ गया, फिर ये आगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में चीज़ें वापस जज़ब हुई थी, ठीक है। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होगा कि वापस से कुछ चीज़ों को खून से डाला जाता है रेनल ट्यूब्यूल में, और मेनली कौन कौन सी चीज़ें, क्रेटिनिन और यूरिया वगैरह। इसका मकसद बेसिकली होता है टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, और ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45, इतनी पीएच खून की रखनी है। यानी अगर पीएच खून की ज़्यादा हो तो ये वाले जो आइंस हैं उनको फिल्ट्रेट में डाल दिया जाएगा ताकि पीएच नॉर्मल ही रहे। याद रखें 7 पे पीएच तकरीबन नॉर्मल होती है, ना एसिडिक होती है ना बेसिक।
तो अब इन सारे स्टेप्स के बाद जो चीज़ बची वो यूरिन कहलाती है। आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। अब ये जो यूरिन है इसको यहाँ पे लेके आया जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। वहाँ पे आपको याद होगा कि कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट, वहाँ से रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस से फिर यूरिटर के ज़रिए ये ब्लैडर के अंदर आ जाता है यूरिन। कुछ इन्फॉर्मेशन साइड पर लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन भी याद कर लें। एन एवरेज पर्सन प्रोड्यूस 1.4 लीटर यूरिन इन वन डे। एक दिन में एक एवरेज बंदा, सेहतमंद बंदा इतना यूरिन पैदा करता है 1.4 लीटर। और एक इन्फॉर्मेशन ये कि ब्लड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज। यानी जो फर्स्ट स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसके अंदर खून में पाई जाने वाली प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, वो बड़े साइज़ की होती है। इसी तरह ब्लड सेल जैसे कि रेड ब्लड सेल ये भी फिल्टर नहीं होता। और आखिर पे यूरिन की कंपोजिशन है ये लिखी हुई कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। यूरिन में सबसे ज़्यादा तो होता है वाटर 95%, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर। यानी दूसरी सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है एक्चुअली यूरिया। ये यहाँ से MCQs बन सकता है। फिर क्लोरीन और सोडियम के आयंस, क्लोरीन होता है 1.87 ग्राम पर लीटर, और सोडियम है वो होता है 1.17 ग्राम पर लीटर। पोटाशियम के आयन होते हैं 0.750 ग्राम पर लीटर, और कुछ दूसरे आयंस जैसे कि कैल्शियम वगैरह के वो वेरिएबल हो सकते हैं, उनकी मिकदार बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू बॉडी। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने ये पढ़ा कि यूरिन कैसे बनता है और नेफ्रॉन काम कैसे करता है। अल्लाह हाफिज़।